वेलकम टू मेगाबाइट कॉमर्स क्लासेस। अब देखो अगला देखते हैं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग सेकंड। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे बैंक ओवरड्राफ्ट कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है? तो देखो, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था इस रियलाइजेशन अकाउंट में कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट को जो है रियलाइजेशन अकाउंट की सीआर साइड ट्रांसफ़र किया जाता है। तो देखो, इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिससे सपोज करो फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे जो बैंक का ओवरड्राफ्ट है वो 10,000 का है। तो इसके रिगार्डिंग जो जर्नल में एंट्री पास की जाएगी वो ये वाली की जाएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट के अकाउंट को डीआर करेंगे 10,000 से, जिसकी वजह से ये अकाउंट जो होगा क्लोज हो जाएगा। और रिवैल्यूएशन जो अकाउंट होगा वो सीआर होगा सेम अमाउंट से। तो मतलब कौन से दो अकाउंट है? ओवरड्राफ्ट का जो अकाउंट है वो डीआर होगा और जो रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन जो अकाउंट है वो सीआर होगा। अब इसके बेस पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो, जो इसका आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में ही तो ट्रांसफ़र किया है हमने। ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया इस ओवरड्राफ्ट के 10,000 की वैल्यू को। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे पार्टनर का जो लोन अकाउंट होता है वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है? तो देखो, पहली चीज़ तो ये कि बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि ये पार्टनर्स लोन का क्या मतलब। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है या पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है? तो देखो, यहाँ पर जो मतलब है पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है। मतलब बहुत सी जगह क्या होती है, अपने कॉमर्स में डिफ़ॉल्ट वैल्यू चलती है। जैसे ऐसा बहुत बार, जैसे 11th क्लास में 12th क्लास में भी, हालांकि कई जगह जो देखा है कि सिर्फ इतना लिखा हुआ होता है कि डिस्काउंट दिया। अब ये नहीं पता कि फर्म ने डिस्काउंट दिया या डिस्काउंट लिया, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि डिस्काउंट, और उसकी वैल्यू लिखी हुई होती है। तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ना डिस्काउंट की, वो डिस्काउंट दिया ना कि डिस्काउंट लिया। इसी तरीके से यहाँ पर भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। पार्टनर्स लोन अकाउंट का मतलब है कि पार्टनर ने जो है फर्म को लोन दिया है, ना कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। तो देखो, पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है या फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, इन दोनों ही तरह के अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। आप चाहे डीआर साइड की जितनी भी ये अकाउंट है उनको देख लो, या फिर सीआर साइड के जितने भी अकाउंट है उनको देख लो, इस तरह की कोई भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी जो ये इंडिकेट करती है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है या फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। ऐसी कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि ये एंट्रीज इस रियलाइजेशन अकाउंट में क्या है, पास नहीं की जाती है। तो देखो, इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि सपोज करो किसी फर्म का पार्टनर ए है जिसका कि डिसोल्यूशन हो रहा है, और ए ने जो है फर्म को लोन दिया हुआ है 20,000 का, ठीक है। मतलब एक तरीके से फर्म के लिए ए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया 20,000 का। तो इसकी रिगार्डिंग जर्नल में कौन सी एंट्री पास की जाएगी? तो देखो, ये वाली जर्नल में एंट्री क्या होगी, पास की जाएगी। फर्म क्या करेगी, इस 20,000 का पेमेंट कर देगी। ए के लोन का मतलब पेमेंट कर देगी। तो ए का जो लोन अकाउंट है 20,000 से डीआर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और चूंकि फर्म जो है 20,000 का केस पे कर रही है इस ए को, तो इस वजह से जो फर्म का बैंक बैलेंस होगा वो 20,000 से डिक्रीज हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये अकाउंट क्या होता है, किसी में ट्रांसफ़र नहीं होता। जितनी भी इसकी अमाउंट बन रही है लोन की, वो उसे क्या कर दी जाती है, पे कर दी जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं आप क्वेश्चन को। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है? नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट? नहीं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। एक्चुअल में पेमेंट कर दिया जाता है। थर्ड नंबर का देखते हैं, करंट अकाउंट है? नहीं, करंट अकाउंट में भी नहीं किया जाता। जो इसका आंसर होगा वो डी होगा। इनमें से ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस लोन का तो डायरेक्टली पेमेंट कर दिया जाएगा, इसी वजह से जो इसका आंसर होगा वो डी होगा। अब देखो, इसके साथ साथ ही मैं आपको एक दूसरी कंडीशन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब इसमें क्या है, जब फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है, ठीक है, मतलब वो पार्टनर क्या हुआ, फर्म के लिए एक तरीके से डेप्टर हो गया। जैसे कि फर्म ने जो पार्टनर ए है, ए को लोन दिया हुआ है कितने का, 20,000 का। तो ये ए क्या हुआ, फर्म के लिए 20,000 का डेप्टर हो गया। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये वाली जर्नल में एंट्री पास की जाएगी। तो डिसोल्यूशन के टाइम पे ए क्या करेगा, 20,000 लेके आएगा और फर्म को पे करेगा।
तो इसकी वजह से फर्म का जो बैंक बैलेंस होगा वो 20,000 से इंक्रीज हो जाएगा, और जो इसका लोन जो कि ये डेप्टर था, ये डेप्टर के अकाउंट में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी 20,000 से, जिसकी वजह से ये जो अकाउंट होगा लोन टू ए का अकाउंट, ये क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से एंटी पास की जाती है। तो देखो वैसे तो पहले जो बुक्स चला करती थी उनके अंदर ऐसा नहीं होता था। जैसे यहाँ पर तो इसने ये बता दिया कि भाई या बेस्ट जो ये एडजस्टमेंट किया जाता है लोन का, भले ही पार्टनर ने फर्म को दिया हो या फर्म ने पार्टनर को दिया हो, ये बैंक अकाउंट के थ्रू ही किए जाते हैं, मतलब कि केस पेमेंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन पहले की बुक्स में इस तरीके से एंट्रीज नहीं होती थी। ये कोई ज़रूरी नहीं कि केस में ही पेमेंट किया जाए, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि ये सारे एडजस्टमेंट बैंक अकाउंट के थ्रू ना हो करके इनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू हो। तो देखो कैपिटल अकाउंट के थ्रू किस तरीके से एडजस्टमेंट होगा। जैसे कि सपोज करो एक फर्म है जिसका डिसोल्यूशन हो रहा है और उसका एक पार्टनर है ए, और ए ने जो फर्म को लोन दिया हुआ है वो 20,000 का लोन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग ये वाली जनरल की एंट्री पास की जाएगी। ए का जो लोन अकाउंट है उसको डीआर कर देंगे 20,000 से, तो इस वजह से क्या होगा, ये जो लोन का अकाउंट है ये क्लोज हो जाएगा, और ए की कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे 20,000 से। तो इस वजह से क्या होगा, अब ए को जो है 20,000 की अमाउंट ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से क्या होता है, ये कैपिटल अकाउंट में क्या होते हैं, ये जो लोन होते हैं ये एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन आपकी नई बुक के अंदर क्या माना है, उसने यही माना है कि अगर ये लोन के जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं ये बैंक के थ्रू ही होते हैं। इसी वजह से जो इसने ऑप्शन दिया है ये डी नंबर का ऑप्शन दिया है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3rd नंबर का। ये बोल रहा है कि फर्म की जितनी भी लाइबिलिटीज़ है, जैसे कि क्रेडिटर्स है, बिल पेएबल है, इन सबको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद अगर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो इन लाइबिलिटीज़ को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो देखो जब कभी भी इन लाइबिलिटीज़ के लिए कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये कहना ये चाहता है कि ये लाइबिलिटीज़ है और बैलेंस शीट में जिस बुक के ऊपर शो की हुई है उसी अमाउंट से आप रियलाइजेशन अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र की, और हमें ये बताना है कि बताओ इनको एक्चुअल में कितने का पेमेंट किया जाएगा, इन क्रेडिटर्स को, बिल पेएबल वालों को। तो एक्चुअल में जितनी भी अमाउंट से आपने रियलाइजेशन अकाउंट में शो किया है ना, उतनी अमाउंट से करोगे, मतलब आप फुली पेड करोगे जितनी भी अमाउंट से आपने इनको रियलाइजेशन अकाउंट में शो किया है। तो ये फुली पेड का इसका ऑप्शन होगा बी नंबर का। अब देखो 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में बताना होगा कि वो क्या होते हैं। तो देखो दरअसल क्या होता है, जैसे कि फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है तो फर्म क्या करती है, अपनी असेट्स को, जितनी भी असेट्स होती है सारी असेट्स को सेल कर देती है, ठीक है, मार्केट में सेल कर देती है। और तो सेल करने में क्या होता है, फर्म को कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस करने होते हैं जो कि इन असेट्स के सेलिंग को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो एडिशनल अमाउंट फर्म ने पे की है ना, यही जो होते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसी तरीके से क्या होते हैं, फर्म के जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती है, जैसे कि किसी बैंक को पेमेंट करना है, किसी क्रेडिटर को पेमेंट करना है, तो इस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ के पेमेंट करने में जो एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कहने का मतलब क्या हुआ, फर्म जिसका कि डिसोल्यूशन हो रहा है वो अपनी असेट्स को बेचने के समय और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करते समय जो एडिशनल खर्चा करती है, जो एडिशनल अमाउंट पे करती है, वही जो होती है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहलाता है। और देखो इसकी एंट्री किस तरीके से पास की जाती है। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि सपोज करो एक फर्म है जिसका कि डिसोल्यूशन हो रहा है और डिसोल्यूशन के टाइम फर्म के जो डेप्टर है वो 1 लाख के हैं। अब इन डेप्टर से 1 लाख का पैसा वसूल करते समय फर्म को कुछ एडिशनल खर्चा करना पड़ा, और वो कितने का हुआ, वो 10,000 का हुआ, ठीक है। मतलब इस 1 लाख की रिकवरी के लिए फर्म ने 10,000 का खर्चा किया। तो ये क्या होगा, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। तो इसकी एंट्री जनरल में देखो किस तरीके से पास की जाएगी। तो ये वाली इसकी जनरल में एंट्री पास की जाएगी। जो रियलाइजेशन अकाउंट डीआर होगा 10,000 से, और चूंकि फर्म को क्या करना है,
फर्म को 10,000 का एडिशनल पेमेंट करना पड़ा, तो फर्म का जो बैंक बैलेंस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा 10,000 से, तो ये वाली एंट्री पास की जाएगी। अब देखो, जो मैंने आपको ये रियलाइजेशन अकाउंट को डिस्कस किया था, एक्चुअल में इसने शो किया हुआ ही नहीं है, ये इसके डीआर साइड में शो करना था इसको, इस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को। तो आप देखोगे इनमें इसने ये एंट्री ही पास नहीं की है। तो एक्चुअल में क्या है, इस रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ और एडिशनल एंट्रीज भी इसको पास करनी थी, और इसने यहाँ पर इसमें शो नहीं की हुई है। अब देखो, मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूँ, ये 4th नंबर का क्वेश्चन, कि फर्म के, ये बोल रहा है फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे फर्म और पार्टनर के बीच में ये एग्रीमेंट होता है कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होंगे वो पार्टनर पे करेगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में उल्टा हो जाता है, मतलब पेमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट पार्टनर को करना था, लेकिन पार्टनर पे ना करके वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म पे करती है। उस केस में जो होता है, कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा इस एक्सपेंसेस की अमाउंट से। तो देखो, वो एग्जांपल देता हूँ। तो एग्जांपल में देखो क्या है, जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है फर्म के वो 10,000 के हैं, ठीक है, और फर्म का कोई पार्टनर है ए, और वो ये बोलता है कि इस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को आपको करने की जरूरत नहीं है, ये एक्सपेंसेस मैं पे कर दूंगा, मैं पैसे दे दूंगा, ठीक है, इस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये ए पेमेंट नहीं करता, इस 10,000 का जो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है फर्म पे कर देती है। तो उस केस में देखो, ये वाली जनरल में एंट्री पास की जाएगी। ए की जो कैपिटल है वो डीआर हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी 10,000 से, और फर्म पेमेंट करेगी इस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, तो इसी वजह से फर्म का जो बैंक बैलेंस होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा 10,000 की अमाउंट से। इसका मतलब क्या हुआ, कि ए को जितने भी पैसे, मतलब जितनी भी अमाउंट पे करनी है सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, उसमें से भी इसको क्या होगा, 10,000 कम पे किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इसको पे करने थे, इसने पे नहीं किया, फर्म ने पे किया, इसी वजह से इसकी जो कैपिटल होगी वो डीआर हो जाएगी। तो आप इस एग्जांपल में देखो, डीआर किसको किया है, इस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डीआर किया है इस एक्सपेंसेस के, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की अमाउंट से। तो मतलब कैपिटल अकाउंट जो होती है वो डीआर होती है। अब आप क्वेश्चन पे देखो, ये देखो बी नंबर का पॉइंट, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट वो डीआर होगी, तो जो इसका ऑप्शन होगा वो बी होगा। 5th नंबर का पॉइंट देखते हैं कि अगर किसी असेट्स को आपने बैलेंस शीट में शो नहीं किया हुआ है, और इस असेट्स को कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, मतलब इसे ले लेता है, तो इसको कौन से अकाउंट में शो किया जाएगा। तो देखो, पीछे जैसे रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने आपको बताया था, ये असेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर, तो जब ये वाली एंट्री जो होगी वो पास की जाएगी, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट सीआर होता है। तो देखो, जैसे कि मान लो फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे फर्म के पास जो अनरिकॉर्डेड असेट्स है, मतलब जिसको कि आपने बैलेंस शीट में शो नहीं किया हुआ, वो 20,000 की है। मतलब मान लो कोई मशीन है जिसकी वैल्यू 20,000 है और आपने इसको बैलेंस शीट में शो नहीं किया हुआ, और इसको क्या है, फर्म का एक पार्टनर है बी, और वो इसे टेक ओवर कर लेता है, मतलब ले लेता है इसको, ठीक है। और देखो, वो पार्टनर और फर्म के बीच में ये एग्रीमेंट होता है कि पार्टनर ये बोलता है कि इस असेट्स को जो मैं है 20,000 पे नहीं लूँगा, मैं इसके लिए 80,000 का ही, 80,000 पे ही लूँगा मैं इसको, मतलब 80,000 की अमाउंट ही वो पे करेगा। तो जब ये एग्रीमेंट हो गया कि ये 18,000 में जो है इस असेट्स को लेगा, तो इस वजह से देखो जो जनरल में एंट्री पास की जाएगी वो ये वाली पास की जाएगी। बी का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो डीआर हो जाएगा 18,000 से। ध्यान दो, 18,000 से होगा, 20,000 से नहीं होगा, जो कि मशीनरी की वैल्यू है। और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा वो सीआर हो जाएगा, सेम अमाउंट 18,000 से। कहने का मतलब क्या होता है, जब कोई पार्टनर असेट्स को टेक ओवर करता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डीआर होता है और रियलाइजेशन अकाउंट सीआर होता है। इन दोनों के बेस पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले नंबर का रियलाइजेशन डीआर होगा, गलत, रियलाइजेशन तो जो होता है वो सीआर होता है। दूसरा बी नंबर का बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट का तो कोई लेना देना ही नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट सीआर होगा, हाँ ये बिल्कुल सही है, रियलाइजेशन सीआर होगा। जैसे कि आप देखो पीछे, तो ये देखो, ये रियलाइजेशन अकाउंट को सीआर ही तो किया है यहाँ पर 18,000 से, तो ये बिल्कुल सही है, सी होगा बैंक। और 4th नंबर का बैंक अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है। 6th नंबर का देखते हैं क्वेश्चन।
तो देखो ये 6 नंबर में बोल रहा है कि जब कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, मतलब ऐसी लाइबिलिटी जिसको कि आपने बैलेंस शीट में शो नहीं किया हुआ, अगर उसका पेमेंट किया जाता है तो उसे कौन से अकाउंट में शो किया जाता है। तो देखो जैसा कि अपन ने ये रियलाइजेशन अकाउंट में देखा था, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो ये वाली एंट्री की जाएगी। मतलब जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो डीआर होता है। जैसे कि सपोज करो कि फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम में एक बैलेंस एक लाइबिलिटी थी, या मान लो कोई क्रेडिटर था जिसको कि बैलेंस शीट में शो नहीं किया था, और उसकी जो अमाउंट थी वो 10,000 की थी। तो इसके रिगार्डिंग जब इसको पेमेंट किया जाएगा इस क्रेडिटर को, तो जनरल में एंट्री किस तरीके से पास की जाएगी। तो देखो ये वाली जनरल में एंट्री पास की जाएगी। जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो डीआर हो जाएगा, और फर्म पेमेंट करेगी 10,000 का, इस वजह से इस फर्म का बैंक बैलेंस जो होगा वो 10,000 से डिक्रीज हो जाएगा। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट इस कंडीशन में डीआर होता है और बैंक अकाउंट सीआर होता है। अब इसके बेस पे देखते हैं। तो देखो रियलाइजेशन बिल्कुल डीआर होता है, तो जो इसका पहला ऑप्शन है वो ही सही है। दूसरे नंबर का ऑप्शन देखो, बैंक डेबिट हो रहा है, नहीं बैंक डेबिट नहीं होता, बैंक तो क्रेडिट होता है। सी नंबर का ऑप्शन देखो, रियलाइजेशन सीआर होता है, सीआर नहीं होता, डीआर होता है। डी नंबर का पॉइंट देखो, क्रेडिट ऑफ बैंक अकाउंट, देखो ये भी सही है, क्रेडिट ऑफ बैंक अकाउंट। अब आप जैसे कि जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें देखो बैंक अकाउंट सीआर ही तो हो रहा था 10,000 से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के लिए। तो एक्चुअल में क्या है, ये इसने क्वेश्चन ही गलत दिया है। या तो इस 6 नंबर का जो ये क्वेश्चन है इसमें या तो ऑप्शन ए नहीं होना चाहिए या ऑप्शन डी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही सही है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व होते हैं वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो देखो पहली तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से अकाउंट ट्रांसफर किए जाते हैं। कभी भी एक्यूमुलेटेड ये प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड जो लॉसेज होते हैं वो इस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं। आप डीआर साइड और ये सीआर साइड की सारी आइटम्स को चेक कर लो, इनमें आपको इस तरह की कोई भी आइटम नहीं मिलेगी जो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस को बिलोंग करती हो। तो देखो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो एक फर्म है जिसका कि डिसोल्यूशन हो रहा है और फर्म की जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व का अकाउंट है, मतलब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, और इस जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है वो 20,000 का है। तो ये 20,000 की जो अमाउंट है ये पार्टनर्स में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और जैसे कि मैंने माना कि फर्म के 2 पार्टनर है ए बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो 1:1 का है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो जो जनरल में एंट्री पास की जाएगी वो ये वाली होगी। तो जनरल रिजर्व का जो अकाउंट होगा वो डीआर हो जाएगा 20,000 से, जिसकी वजह से ये अकाउंट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। और ए और बी की कैपिटल 1:1 की रेशियो में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब दोनों की ही कैपिटल 10,000 से इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ, जो जनरल रिजर्व की अमाउंट थी वो हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। मतलब ऐसी अमाउंट क्या होती है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो इसी वजह से इसका जो आंसर होगा बी होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम पे पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो किस तरीके से बंद किए जाते हैं, किस तरीके से क्लोज किए जाते हैं। तो देखो पहली चीज़ तो क्या है, एक्चुअल में किस तरीके से क्लोज किए जाते हैं ये आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया ना उनमें ये टॉपिक आया ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में बहुत बार इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रहा है कि टॉपिक जो आएगा वो आगे आएगा और क्वेश्चन ये पहले ही रेज कर रहा है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, इस तरह का टॉपिक आएगा। लेकिन फिर भी देखो मैं आपको शॉर्ट नोट में बता देता हूँ कि ये एक्चुअल में होता किस तरीके से है। जैसे कि सपोज करो कोई फर्म है, फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है और सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, मतलब कि ये रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस था वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पार्टनर्स में, और इनके कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट करने थे सब हो चुके हैं, और बाकी और जो भी एंट्रीज करनी थी, जो भी करना था वो सब हो चुका। और ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में एक का जो कैपिटल अकाउंट शो हो रहा है वो 10,000 पे शो हो रहा है, मतलब 10,000 का सीआर। ऐसे ही बी का जो कैपिटल अकाउंट है वो 15,000 पे शो हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ए को 10,000 का पेमेंट करना है और बी को 15,000 का पेमेंट करना है।
तो फर्म जब इनका पेमेंट कर देगी तो देखो ये वाली जर्नल में एंट्री पास की जाएगी। एक ही कैपिटल अकाउंट है, डीआर हो जाएगी 10,000 से, तो इस वजह से इसका कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ऐसे ही बी का जो कैपिटल अकाउंट है वो 15,000 से डीआर हो जाएगा, तो इसका अकाउंट भी क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। मतलब इनको 10,000 और 15,000 का पेमेंट कर देगी फर्म, ठीक है। और इस वजह से क्या होगा, फर्म का जो बैंक बैलेंस होगा वो इन दोनों अमाउंटों से, मतलब 10,000 15,000 टोटल 25,000 हो गया, तो इस 25,000 की अमाउंट से फर्म का बैंक बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आप देखो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे क्लोज हो रहे हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू क्लोज हो रहे हैं, तो बैंक अकाउंट से क्लोज होंगे। तो देखो जो इसका आंसर होगा वो सी होगा, बैंक अकाउंट। अब देखो अगला देखते हैं, इल्यूस्ट्रेशन फर्स्ट। तो सुप्रिया मोनिका पार्टनर है एक फर्म के अंदर और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 का है, और ये नीचे इनकी बैलेंस शीट दी हुई है, और ये जो बैलेंस शीट है ये मार्च 31, 2020 की है। अब देखो ये नीचे क्या लिखा हुआ है, जिस दिन की देखो ये बैलेंस शीट है ये मार्च 31, 2020, उसी दिन क्या होती है, जो फर्म होती है वो बंद हो जाती है, और हमें क्या करना है, फर्म की जो बुक्स है उन्हें हमें क्लोज करना है रिगार्डिंग जो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इसने नीचे दी है उसके बेस पे। मतलब ये 1 से लेके 5 तक के जो ये पॉइंट है इनको यूज करते हुए हमें फर्म की जो बुक्स है वो क्लोज करनी है। पहले नंबर का पॉइंट देखते हैं, डेप्टर्स से जितनी भी अमाउंट रिसीव हुई है वो देखो 5% कम है। कहने का मतलब बैलेंस शीट में जितने के भी डेप्टर्स शो किए हुए हैं उनका उस अमाउंट से 5% कम की अमाउंट जो हुई है वो रिसीव हुई है फर्म को। सेकंड नंबर का पॉइंट देखो, स्टॉक को बेचने पे जो अमाउंट रिसीव हुई है वो 7,000 की रिसीव हुई है। थर्ड नंबर का पॉइंट देखते हैं, फिक्स असेट्स को सेल करने पे जो अमाउंट रिसीव हुई है वो 42,000 की है। फोर्थ नंबर का पॉइंट, जो फर्म ने जो असेट्स सेल की उस सेल करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए और जो लाइबिलिटीज थी फर्म की उनको पेमेंट करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जिनको कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहते हैं, उनकी जो अमाउंट है वो 1,500 की है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट, बैलेंस शीट में आपने क्रेडिटर्स को जितनी भी अमाउंट से शो कर रखा है ना उतनी पूरी की पूरी अमाउंट उन्हें क्या की गई है, पे की गई है। अब देखो ये नीचे क्या कह रहा है, फर्म को बंद करते समय कौन कौन सी हमें जर्नल में एंट्रीज पास करनी होगी वो हमें शो करनी है। तो देखो सबसे पहले क्या है, ये जर्नल की जो एंट्रीज है इनमें मैं वो एंट्रीज डिस्कस करूंगा जो कि रियलाइजेशन अकाउंट को बिलोंग करती है, ठीक है, और बाकी बची हुई एंट्रीज को बाद में डिस्कस करूंगा। तो रियलाइजेशन की एंट्रीज और रियलाइजेशन अकाउंट दोनों को साथ में लेके चलूंगा। तो देखो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं। जो ये पहले नंबर का पॉइंट दिया था कि डेप्टर्स से 5% की जो अमाउंट है वो कम रिसीव हुई है, तो सबसे पहले तो इसका कैलकुलेशन करते हैं कि एक्चुअल में डेप्टर्स से कितना पैसा रिसीव हुआ है फर्म को। तो देखो बैलेंस शीट में डेप्टर्स कितने के दिए हुए हैं, 21,500, और 5% इसका कम करना है। तो देखो कैलकुलेशन में इस तरीके से कर दूंगा, 21,500 इंटू 0.95, ये इक्वल टू क्या आएगा, 20,425। मतलब अगर 5% कम रिसीव अमाउंट हो रही है तो वो अमाउंट 20,425 की होगी। मतलब डेप्टर्स से 20,425 का पैसा रिसीव हुआ है। तो देखो ये शॉर्ट मेथड है 0.95 से, जितना भी जैसे परसेंटेज दिया हुआ होता है कि इतना कम है, आप 100 में से उतना ही लेस कर दो, तो 100 में से 0.5 लेस करूंगा तो ये 95 आ जाएगा, तो 0.95 से आप मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो जैसा हमने ये रियलाइजेशन अकाउंट में डिस्कस किया था कि जितनी भी असेट्स होती है वो असेट्स इस रियलाइजेशन अकाउंट के डीआर साइड ट्रांसफर कर दी जाती है। तो उसी की आप एंट्री देखो, यहाँ पर ये वाली जो एंट्री है ये उसी की एंट्री है। जो असेट्स थी फर्म की वो ट्रांसफर की है रियलाइजेशन अकाउंट के डीआर साइड, तो रियलाइजेशन अकाउंट जो होगा वो डीआर हो जाएगा। और देखो रियलाइजेशन डीआर के साथ में स्टॉक जो होगा वो सीआर होगा 75,000 की अमाउंट से। अब जैसे आप बैलेंस शीट में देखो जो स्टॉक की वैल्यू 75,000, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो सनराइज डेप्टर कितनी अमाउंट 21,500, आप बैलेंस शीट में देखो 21,500। आप एक चीज देखो ध्यान दो,
जितनी भी असेट्स बैलेंस शीट में दी हुई है ना और जिस भी अमाउंट से दी हुई है वही अमाउंट इस रियलाइजेशन अकाउंट में लिखनी है। ऐसे जैसे फिक्स असेट्स के लिए देखो कितनी अमाउंट है 36,500, बैलेंस शीट में देखो आप 36,500, मतलब हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। बैलेंस शीट में जितनी भी अमाउंट से असेट्स को शो किया हुआ है उतनी ही अमाउंट से हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में शो करना होगा। मतलब आप देखो ये इस तरीके से ध्यान दो, जैसे कि ये डेप्टर है, सनराइज डेप्टर, आप कहीं 21,500 की जगह सोचो कि ये 21,000 ये प्रोविजन लेस करने की बाद की जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दो। तो ये इस तरीके से ध्यान रखना है, प्रोविजन के बाद वाली ट्रांसफर नहीं होगी। हालांकि वो भी कर सकते हो, मैं लास्ट में जाके समझाऊंगा कि वो किस तरीके से होगा। तो मतलब इस एंट्री में क्या होगा, जितने भी असेट्स है असेट्स को सीआर कर देंगे उसी अमाउंट से जो कि बैलेंस शीट में शो की हुई है। उसकी वजह से क्या होगा, इन ये तीनों अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। अब देखो जैसे कि ये रियलाइजेशन अकाउंट में पीछे डिस्कस किया था कि जितनी भी लाइबिलिटीज होती है वो रियलाइजेशन अकाउंट की सीआर साइड ट्रांसफर की जाती है। अब देखो आप इस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड देखो कौन कौन सी लाइबिलिटी है। देखो पहली चीज तो ध्यान दो, ये जो रियलाइजेशन अकाउंट बताया था इसके सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि इसमें मैंने ये भी बताया था कि लाइबिलिटी में जो होता है मैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी ही ट्रांसफर की जाती है, मैं इंटरनल लाइबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। इंटरनल लाइबिलिटी जो होती है वो ट्रांसफर नहीं की जाती, या कोई किसी पार्टनर का लोन है वो ट्रांसफर नहीं किया जाता। जो इसके रूल्स है वो याद रखने। तो अब यहाँ से देखो ये बैलेंस शीट में एक्सटर्नल लाइबिलिटी देखो कौन सी है। तो देखो एक ही लाइबिलिटी है, और कौन सी है वो, सनराइज क्रेडिटर, और अमाउंट क्या है 48,000 की। तो देखो ये सनराइज क्रेडिटर 48,000 से क्या हो गया, डीआर हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका अकाउंट जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। ठीक जैसे कि देखो ठीक जैसे असेट्स में मैंने आपको बताया था कि जितनी भी अमाउंट से बैलेंस शीट में शो किया हुआ है वही अमाउंट जो होती है रियलाइजेशन अकाउंट में शो करनी है। ठीक है, ऐसे ही लाइबिलिटी को जिस अमाउंट से शो किया हुआ है वही अमाउंट जो होती है उसी अमाउंट से हमें शो करना होता है। अब देखो एक ही है, बाकी और कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है इसमें लाइबिलिटी साइड में। अब आप एक चीज ध्यान दो, जैसे डेप्टर है, डेप्टर में प्रोविजन भी किया हुआ है 500 का, तो ये प्रोविजन बिल्कुल ट्रांसफर करना होगा इसमें। और देखो प्रोविजन की जो अमाउंट है वो कितने की है 500 की, और प्रोविजन का अकाउंट क्या होता है, सीआर होता है। तो इसको क्या करेंगे, जस्ट रिवर्स करेंगे, डीआर करेंगे 500 से। तो ये देखो 500 से डीआर करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, प्रोविजन का जो अकाउंट होगा वो क्लोज हो जाएगा। देखो कुछ स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी को जब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है तो उसके लिए तो उसको डीआर किया जाता है, ठीक है। और जो मैंने ये प्रोविजन लिया, ये प्रोविजन तो असेट साइड में है, तो मैं इसको डीआर क्यों कर रहा हूं, इसको तो सीआर करना चाहिए। देखो एक्चुअल में इस तरीके से नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, ये प्रोविजन का जो अकाउंट होता है ना, इसका बैलेंस सीआर बैलेंस होता है, ठीक है। तो जस्ट जिस भी अकाउंट का जो भी बैलेंस है अगर सीआर है तो उसको डीआर करना होता है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते समय, और अगर ऑलरेडी डीआर है तो उसको सीआर करना होता है, जिस वजह से क्या होता है वो अकाउंट क्या होता है, क्लोज हो जाता है। और इसमें भी देखो आप एक चीज ध्यान दो, अगर इस प्रोविजन को जो ये 500 की अमाउंट से प्रोविजन शो किया हुआ है, दो तरीके से शो किया जा सकता है, एक तो यहाँ पर लेस करके, और दूसरा क्या होता है, इस प्रोविजन को मैं इस लाइबिलिटी के साइड में शो कर दूं, ठीक है। तो वो यहाँ आ जाएगा। जब भी कोई भी अकाउंट बैलेंस शीट में अगर आप दूसरी साइड ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, जैसे प्रोविजन को मैं इस लाइबिलिटी साइड में ना शो करके अगर मैं असेट साइड शो करूंगा तो ऐड करने के बजाय क्या करेंगे, लेस करेंगे, जस्ट रिवर्स हो जाता है। वैसे तो देखो ये 11th क्लास का है और आपको ये सब पता होना चाहिए। अब देखो जो ये दो लाइबिलिटी थी, हालांकि लाइबिलिटी तो एक ही है, एक क्रेडिटर की और दूसरा ये प्रोविजन जो किया था, दोनों का जब टोटल करेंगे तो अमाउंट आएगी 48,500। तो इसी अमाउंट से जो ये रियलाइजेशन अकाउंट होगा वो सीआर हो जाएगा। अब देखो आप देखो रियलाइजेशन के डीआर में 3 आइटम आएगी, स्टॉक, डेप्टर और असेट्स, ठीक है। और उनकी अमाउंट क्या होगी, 7,500, 21,500, 36,500। अब आप ये देखो, ये रियलाइजेशन अकाउंट देखो,
वही स्टॉक, डेप्टर और फिक्स असेट्स, और वही सेम अमाउंट 7500, 21,500 और 36,500। इसी तरीके से देखो जो ये रियलाइजेशन CR हुआ है किसकी वजह से, क्रेडिटर और ये प्रोविजन की वजह से, और कितनी अमाउंट से, 48,000 से और 500 से। अब आप रियलाइजेशन अकाउंट को देखो, CR एक तो ये प्रोविजन 500 से और ये क्रेडिटर 48,000 सेम अमाउंट से होता है। इस तरीके से यहाँ इस अकाउंट में ये एंट्री पास हो जाएगी। अब देखो इसके बाद में क्या होगा, जो मैंने आपको बताया था, जितने भी असेट्स थी, असेट्स को सेल करने पे कितनी अमाउंट फर्म को रिसीव होगी, उसकी एंट्री जो होगी रियलाइजेशन के CR साइड की जाएगी। तो देखो जैसा ये पहले नंबर के पॉइंट में क्या बताया था, डेप्टर्स को 5% पे, जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है डेप्टर से, 20,425 की। तो ये देखो 20,425 ये CR साइड लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के। अब देखो दूसरे नंबर के पॉइंट में देखो, स्टॉक को सेल करने पे कितनी अमाउंट रिसीव हुई थी, 7,000 की। तो ये 7,000 की अमाउंट से रियलाइजेशन अकाउंट CR कर देंगे। अब आप आगे देखो फिक्स असेट्स के लिए क्या, जो फिक्स असेट्स को सेल करने पे कितनी अमाउंट रिसीव हुई थी, 42,000 की। तो ये 42,000 की अमाउंट आ जाएगी। इन तीनों अमाउंटों को जब आप ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 69,425 की। अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट में जो ये DR साइड जो हमने ये पढ़ा था, पेमेंट ऑफ क्रेडिट लाइबिलिटीज, मतलब जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के जितने भी पेमेंट है वो सारी शो करनी होती है DR साइड। अब आप देखो बैलेंस शीट के अंदर जो लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, वो सिर्फ एक ही है, ये क्रेडिटर की 48,000 की। और उसके लिए भी देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फुली पे करना है इनको, ठीक है। तो कितनी अमाउंट से शो की हुई है इनकी, 48,000, मतलब 48,000 पूरी की पूरी जो अमाउंट है वो पे करनी है। तो देखो ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है इसमें 48,000 की जो अमाउंट होगी DR साइड शो कर देंगे। अब फिर इसके अलावा देखो इंफॉर्मेशन में ये 4th नंबर का जो पॉइंट दिया हुआ है, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए, मतलब फर्म ने जो पे किए हैं वो 1,500 के हैं, इसकी एंट्री भी पास करनी होगी। तो ये देखो 1,500 से DR हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो यहां तक जितनी एंट्रीज हो जाती है ना, कहने का मतलब असेट्स को ट्रांसफर की जो ये अपन ने एंट्री की DR साइड की, ये स्टॉक, डेप्टर और असेट्स। फिर क्या किया, लाइबिलिटी को ट्रांसफर की एंट्री की, ये प्रोविजन और सनड्राई क्रेडिटर। फिर क्या किया, असेट्स को सेल करने पे कितनी अमाउंट रिसीव होगी उसकी एंट्री पास की। फिर उसके बाद क्या किया, लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को कितना पेमेंट किया उसकी एंट्री DR साइड में की, ठीक है। ये सारी एंट्रीज करने के बाद पता चलता है कि इस अकाउंट का CR बैलेंस है या DR बैलेंस है। अगर इस अकाउंट का CR बैलेंस होता है, कहने का मतलब अगर इसका CR साइड ज्यादा होता है कंपेयर टू इसके DR साइड के, तो क्या होगा, वो प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर इसका DR साइड, अगर इसका बैलेंस DR होता है, मतलब कि इसका DR साइड का टोटल ज्यादा है इसके CR साइड के टोटल से, तो ये क्या होगा, ये लॉस को इंडिकेट करेगा। तो इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इस प्रॉफिट और लॉस को क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। भाई अगर लॉस होता है तो क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जितना भी लॉस हुआ है उस अमाउंट से। और अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट से क्या होगा, इनकी कैपिटल क्या होगी, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट का CR साइड का टोटल कितना है, 1,17,925। अब ऐसे DR साइड का टोटल देखते हैं। तो देखो पहली चीज, इस ट्रांसफर की एंट्री को छोड़ के, ट्रांसफर की एंट्री इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो यहां तक का जैसे टोटल देखेंगे तो क्या आएगा, 1,15,000 की अमाउंट आएगी। तो देखने से क्या पता चल रहा है भाई, ये 1,17,925 ये अमाउंट जो है बड़ी है 1,15,000 से, ठीक है। मतलब कि जो इसका बैलेंस है वो CR बैलेंस है। और कितना बैलेंस होगा इस 1,17,925 में से, ये
1,15,000 लेस करेंगे तो ये 2,925, मतलब कि इस अकाउंट का CR बैलेंस है और जो बैलेंस की जो अमाउंट है वो 2,925 है। तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखो इसके रिगार्डिंग जो जर्नल में एंट्री होगी वो ये वाली होगी। जो रियलाइजेशन अकाउंट होगा वो DR हो जाएगा, जो भी ये प्रॉफिट हुआ है 2,925 से। और सुप्रिया और मोनिका की जो कैपिटल होगी वो इंक्रीज हो जाएगी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो उस वजह से सुप्रिया की ये 1,755 और मोनिका की 1,170 से इंक्रीज हो जाएगी। जैसे एक के लिए मैंने कैलकुलेट करके बताया, ये सुप्रिया के लिए मैंने कैलकुलेट करके बताया 3/5 इंटू 2,925 कैलकुलेट करने पे आएगा 1,755। तो देखो इसकी वजह से क्या होगा, रियलाइजेशन जो अकाउंट होगा वो DR होगा। किन की वजह से, सुप्रिया और मोनिका की कैपिटल की वजह से। तो ये देखो यहाँ पर ये रियलाइजेशन अकाउंट में सुप्रिया और मोनिका की कैपिटल की वजह से रियलाइजेशन अकाउंट DR हुआ है और वही सेम अमाउंट है। अब देखो जैसा कि रियलाइजेशन अकाउंट में देखा कि डेप्टर्स से 20,425, स्टॉक से 7,000 और फिक्स असेट से 42,000 की जो अमाउंट हुई है वो रिसीव हुई है, मतलब सेल करने पे ये अमाउंट रिसीव हुई है। तो इतनी अमाउंट से क्या होगा, इन तीनों की टोटल से, टोटल कितना है, ये 69,425, इस अमाउंट से रियलाइजेशन अकाउंट CR हो जाएगा। तो ये देखो ये वाली एंट्री, इसके रिगार्डिंग ये वाली एंट्री पास होगी, रियलाइजेशन अकाउंट जो होगा CR हो जाएगा और वही सेम अमाउंट 69,425, ये जो तीनों असेट सेल की उसकी वजह से। अब देखो इस रियलाइजेशन अकाउंट में देखो कौन कौन सी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का पेमेंट किया गया है। तो सिर्फ एक का ही किया था, क्रेडिटर का। कितनी अमाउंट से, 48,000 की अमाउंट से। तो रियलाइजेशन अकाउंट DR होगा 48,000 की अमाउंट से। अब इसकी जर्नल में एंट्री देखो, रियलाइजेशन अकाउंट DR हो रहा है। और ये देखो, हाँ एक और मैं बताना भूल गया, ये आप इसमें देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी किए हैं, ये भी इन्वॉल्व होंगे 1,500 का। तो आप जैसे दोनों का टोटल करोगे तो कितना आएगा, तो टोटल करने पे अमाउंट आएगी 49,500। तो इसी अमाउंट से फर्म का जो बैंक बैलेंस होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, और रियलाइजेशन DR हो जाएगा सेम अमाउंट से। तो देखो इस तरीके से क्या होती है, जर्नल में एंट्रीज पास हो जाती है। अब देखो मैं आपको ब्रीफ में एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से होता है। सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट के DR साइड क्या करते हैं, जितनी भी असेट्स होती है, अब वो आपको पता होना चाहिए कि फिक्टिशियस असेट्स नहीं होनी चाहिए वो, और बैंक बैलेंस और केस जो कि फर्म के पास में है, ये तीनों नहीं होनी चाहिए। इनको छोड़ के बाकी जितनी भी असेट्स है वो सारी की सारी क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के DR साइड ट्रांसफर करेंगे वो एंट्रीज, ठीक है। इसी तरीके से रियलाइजेशन के CR साइड जो है जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है वो शो की जाएगी। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, असेट्स को बेचने पे, अब देखो आपको क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है। जब आप ये असेट्स को ट्रांसफर कर लोगे, जैसे कि यहाँ पर ये 3 असेट्स ट्रांसफर की है, तो इन तीनों असेट्स को सेल करने पे कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, उन्हीं अमाउंटों की बात है। आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में बार बार जाके देखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देखो ये स्टॉक, डेप्टर और असेट्स, तो ये देखो स्टॉक, डेप्टर और ये असेट्स, इन तीनों को सेल करने पे कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, उन्हीं की बात होती है। इसी तरीके से आप जैसे लाइबिलिटी के लिए भी देखो, तो लाइबिलिटी देखो यहाँ पर 2 है। अब देखो ये तो प्रोविजन की वजह से है, तो इसका तो कोई पेमेंट होता नहीं है, ठीक है। तो बाकी कौन सा बचा, क्रेडिटर। क्रेडिटर का क्या है, 48,000 की अमाउंट है। तो बात हो रही है क्रेडिटर की, और क्रेडिटर को कितने का पेमेंट किया, 48,000 का। तो यहाँ पर जो होता है वो पेमेंट की एंट्री आती है DR साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के DR साइड। और वो कौन कौन सी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगी, वो सारी की सारी आपने CR साइड में शो की हुई है। तो आपको क्वेश्चन पे देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा। तो आप इससे देख सकते हो कि कोई आइटम छूट थोड़ी ना गई है जिसकी की एंट्री पास नहीं की है। और फिर देखो ये सब करने के बाद क्या करते हैं, अगर इसका CR बैलेंस होता है तो वो प्रॉफिट इंडिकेट करेगा। जैसे यहाँ पर इस केस में क्या है, इसका CR बैलेंस है, और CR बैलेंस होने से कितने से, 2,925 से, तो ये प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे
तो कैपिटल इनकी CR हो जाएगी, इसी वजह से ये जो रियलाइजेशन अकाउंट होगा वो DR हो जाएगा। और इसी तरीके से सपोज करो अगर कि इस ट्रांसफ़र की एंट्री से पहले अगर इस अकाउंट का जो होता DR बैलेंस होता तो वो लॉस होता, फिर इस केस में देखो ये जो ट्रांसफ़र वाली एंट्री होती वो CR साइड की जाती, और उसकी वजह से क्या होता है, ये सुप्रिया और मोनिका की जो कैपिटल होती वो डिक्रीज हो जाती उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और ये दोनों साइड जिसकी वजह से इक्वल हो जाती, और फिर ये अकाउंट क्या हो जाता, क्लोज हो जाता। जैसे इस केस में क्या किया है, जब ये ट्रांसफ़र वाली, देखो ये जो ट्रांसफ़र वाली एंट्री होती है ना, ये बैलेंसिंग फिगर होता है। क्यों? क्योंकि इस ट्रांसफ़र वाली एंट्री को करने के बाद इस अकाउंट के दोनों साइड जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, और इस वजह से ये अकाउंट जो होता है वो क्लोज हो जाता है। अब देखो ये जनरल अकाउंट का जो बैलेंस है उसकी एंट्री देखते हैं। तो देखो जैसे कि ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है कि जो जनरल रिजर्व है वो 13,500 का है, मतलब कि जो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि कितने का है, 3:2 का रेशियो है। तो इसी के रिगार्डिंग ये देखो ये जनरल में जो एंट्री है वो पास की गई है। जनरल रिजर्व का जो अकाउंट है वो DR होगा सेम अमाउंट से 13,500, जिसकी वजह से ये अकाउंट जो होगा क्लोज हो जाएगा, और इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल 3:2 के रेशियो में इंक्रीज हो जाएगी। मतलब इस 13,500 को 3:2 के रेशियो में सुप्रिया और मोनिका में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिसकी वजह से इनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो ये बैंक वाली जो एंट्री है ना, ये समझाने से पहले मेरे को जो इनके कैपिटल अकाउंट है वो मुझे आपको एक्सप्लेन करने होंगे। तो देखो ये इनके कैपिटल अकाउंट देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो इनकी ओपनिंग कैपिटल देखते हैं कितनी है। तो ये बैलेंस शीट से देखेंगे, जो सुप्रिया है उसकी कैपिटल 32,500, मोनिका की 11,500। तो ये देखो 32,500 और 11,500 दोनों की ओपनिंग कैपिटल। अब देखो हमने ये जो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया था उसकी वजह से सुप्रिया की 8100 से कैपिटल इंक्रीज हुई थी, और मोनिका की 5400 से कैपिटल जो हुई थी इंक्रीज हुई थी। तो ये देखो 8100 से इंक्रीज हो गई और 5400 से इंक्रीज हो गई। और देखो जैसा कि मैंने पीछे बताया कि जब रियलाइजेशन अकाउंट को बनाया था तब जो प्रॉफिट हुआ था वो 2,925 का था, और जिसको कि सुप्रिया और मोनिका में 3:2 के रेशियो में क्या डिस्ट्रीब्यूट किया था, जिसकी वजह से इनकी कैपिटल 1,755 और 1,170 के अमाउंट से क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी। तो ये देखो सेम अमाउंट 1,755, 1,170, और किसकी वजह से, रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने से जो प्रॉफिट हुआ उसकी वजह से। अब इसके DR साइड को देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन में जो ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है इसमें देखो ये जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है इनमें से कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि ये इंडिकेट करती हो कि पार्टनर्स ने किसी तरह की कोई ड्राइंग की है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके DR साइड कोई भी एंट्री जो होगी इस कैपिटल अकाउंट के DR साइड कोई एंट्री नहीं होगी। तो कहने का क्या मतलब है, जो सुप्रिया है उसके कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो 42,335 है। इसी तरीके से मोनिका का जो है वो 18,070 का है। मतलब इतनी अमाउंट इनको देनी है, तो बस ये अमाउंट पे कर देंगे। तो पे करने के लिए क्या करेंगे भाई, फर्म पे करेगी तो फर्म का बैंक बैलेंस जो होगा वो कम हो जाएगा। आप इन दोनों अमाउंटों को टोटल कर लो कितना आता है। तो इन दोनों अमाउंट का देखो टोटल कितना आएगा, अमाउंट का टोटल आएगा ये 60,425। तो बैंक बैलेंस इस अमाउंट से क्या होगा, फर्म का बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, और इन दोनों की कैपिटल भी क्या होगी, DR हो जाएगी, क्योंकि इतनी अमाउंट इनको पे कर देगी फर्म। इस वजह से इनका जो कैपिटल का अकाउंट होगा वो क्लोज हो जाएगा। तो अब आप देखो ये सेम अमाउंट वही 42,335, 18,070, तो CR और DR साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये कैपिटल का जो अकाउंट होगा क्लोज हो जाएगा। मतलब अब दोनों पार्टनर्स को जितना भी पेमेंट किया जाना था वो पे किया जा चुका है, अब उन्हें कुछ भी नहीं देना है। अब देखो ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है इसमें देखो ये जो प्रोविजन की एंट्री की हुई है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, इसको करने के देखो दो तरीके होते हैं। पहला तो इसने खुद ने शो कर रखा है कि जब प्रोविजन की एंट्री इस रियलाइजेशन अकाउंट की CR साइड की जाए। एक दूसरा मेथड और होता है, और उसमें देखो दरअसल क्या किया जाता है कि ये जो प्रोविजन वाली जो ये एंट्री है ये नहीं की जाती,
रियलाइजेशन अकाउंट में। तो उसके लिए देखो किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि आप क्वेश्चन के अंदर देखो डेप्टर कितने के 21,500 के, और देखो इस रियलाइजेशन अकाउंट में जो डेप्टर्स को इसी अमाउंट से 21,500 की अमाउंट से ही शो किया हुआ है। अगर मुझे ये प्रोविज़न को शो नहीं करना है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो देखो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो ये बैलेंस शीट में नेट जो डेप्टर दिए हुए हैं, मतलब प्रोविज़न को लेस करने के बाद ये 21,000 मैं इस अमाउंट से शो करूँगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये 21,500 की जगह 21,000 की अमाउंट आएगी, मतलब नेट डेप्टर्स की जो अमाउंट है वो लिखी जाएगी। और फिर हमें क्या है, ये प्रोविज़न जो किया है ना 500 का, ये एंटी पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो इस केस में ये रियलाइजेशन के डीआर साइड में जब आप इस 21,500 की जगह 21,000 शो करोगे, तो उस वजह से क्या होगा, जो ये नीचे का टोटल है ये देखो कितने से कम हो जाएगा, 500 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से देखो सीआर साइड में, इसके सीआर साइड में जब ये प्रोविज़न की 500 की एंट्री नहीं करेंगे, तो उस वजह से भी क्या होगा, ये जो नीचे का टोटल है ये भी 500 से क्या होगा, कम हो जाएगा। और इस तरीके से दोनों साइडों में जैसे डीआर साइड भी 500 की डेफिशिएंसी आएगी और सीआर साइड भी 500 की डेफिशिएंसी आएगी। इस तरीके से दोनों साइड्स क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से देखो आप एक चीज़ ध्यान दो कि अगर बैलेंस शीट में फिक्स असेट्स दी हुई है और उसको कॉस्ट पे शो किया हुआ है, ठीक है, मतलब कि डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब बुक वैल्यू पे शो नहीं की हुई, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, ठीक है, दोनों ही दिए हुए हैं, मतलब फिक्स असेट्स को जो है कॉस्ट पे शो किया हुआ है, उसकी कॉस्टिंग जो प्राइस है, और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बैलेंस शीट में दिया हुआ है। तो उस केस में भी देखो दो तरीके से किया जा सकता है। पहले तरीके में किस तरीके से, फिक्स्ड कॉस्ट को जो है वो डीआर साइड लिखा जाएगा, ठीक है, जिस भी कॉस्ट पे आपने उसको शो किया हुआ है उससे, और सीआर साइड में क्या होंगे, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको आप शो करोगे, ठीक है। ये पहला मेथड हुआ। और दूसरे मेथड में क्या होता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट को जो आपने कॉस्टिंग प्राइस पे शो किया हुआ है, मतलब जिस भी प्राइस पे उस असेट्स को आपने परचेज किया था उस प्राइस में से जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनता है अब तक का, उसको लेस करने के बाद में जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट से क्या करेंगे, इस रियलाइजेशन के डीआर साइड में एंट्री पास करेंगे। उस केस में क्या होगा, सीआर साइड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री जो होगी वो पास नहीं की जाएगी। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कि जैसा मैंने बिगिनिंग में कहा था कि ये रियलाइजेशन अकाउंट से किस तरीके से कैलकुलेट होता है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो कैसे कैलकुलेट होता है, मतलब उसके पीछे की कंसेप्ट क्या है। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको नो प्रॉफिट नो लॉस कहने का मतलब कि जब ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, वो कंडीशन एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो डीआर साइड क्या करेंगे, जितनी भी असेट्स है उन सबको ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब स्टॉक को, डेप्टर को और फिक्स असेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान दो, जैसे ये डेप्टर जो है ये 21,500 से शो किया हुआ है, लेकिन आपको क्या मानना है कि रियलाइजेशन अकाउंट में डेप्टर्स को डीआर साइड आप 21,000 से शो करोगे। कहने का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि दो मेथड होते हैं करने के। अगर प्रोविज़न को अगर आप सीआर साइड शो कर रहे हो तब तो जो 21,500 की अमाउंट से शो करना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रोविज़न को शो नहीं करना है तो जो नेट अमाउंट है, जो कि देखो क्या बोलते हैं, जो बैलेंस शीट में दी हुई है 21,000, इससे शो किया जा सकता है, ठीक है। तो 21,000 से शो करेंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं प्रोविज़न को साथ में लेके चलूँगा तो। और इसी वजह से देखो सीआर साइड में जो ये प्रोविज़न वाला है, प्रोविज़न की एंट्री नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने डेप्टर्स की नेट वैल्यू ली है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दो, तो इधर 500 नहीं आएगा सीआर साइड में ये प्रोविज़न का। तो जैसे कि ये तीनों असेट्स ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से लाइबिलिटी सिर्फ एक ही है, ये सनराइज क्रेडिटर 48,000 की, ये ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर इसके बाद में देखो एक और बात मैंने मानी है, क्या मानी है कि ये जो तीनों असेट्स है, ये स्टॉक, सनराइज डेप्टर और फिक्स असेट्स, जिन वैल्यू से बैलेंस शीट में शो की गई है, बेचने पे उतनी ही अमाउंट रिसीव हो रही है। मतलब डेप्टर से जो अमाउंट रिसीव हुई है एक्चुअल में वो 21,000 की है। ऐसे ही स्टॉक को
सेल करने पे जो अमाउंट रिसीव हुई है वो 7500 की है, ना कि 7000 की है। ऐसे ही फिक्स असेट्स की बेचने पे जो अमाउंट रिसीव हुई है वो 36500 की है। मतलब मुझे सेम अमाउंट रिसीव हुई है सेल करने पे जितनी अमाउंट से मैंने बैलेंस शीट में शो किया हुआ था। ठीक इसी तरीके से मैंने एक और चीज़ मानी है कि जैसे ये क्रेडिटर जो 48,000 के जो कि बैलेंस शीट में शो किए हुए थे, इनको 48,000 का ही पेमेंट किया गया है। तो इस पेमेंट को भी मैं क्या करूंगा, देखो 48,000 से ही शो करूंगा। और देखो एक और बात मानिए, किसी भी तरह का कोई भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं हुआ है, तो ये 500 का जो एक्सपेंसेस है वो नहीं मानना है हमें कि ये जैसे कि हुआ ही नहीं है। और देखो ये जो ट्रांसफर वाली एंट्री है ये हम छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि ये तो बैलेंसिंग फिगर होता है। सबसे पहले तो अब ये देखेंगे ना कि इस रियलाइजेशन अकाउंट का CR बैलेंस है या DR बैलेंस है, इसलिए ये प्रॉफिट वाली ये ट्रांसफर वाली एंट्री आप छोड़ दो। अब देखो DR साइड का आप टोटल देखो कितना है, ये 7500, 21,000, 36,500 और 48,000, बस ये इतना ही है। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो अमाउंट क्या आएगी, 1,13,000 की अमाउंट आएगी। इसी तरीके से आप CR साइड का टोटल करो, कितना आएगा 48,000, और 48,000 में ये तीनों अमाउंट जोड़ दो, ये 21,000, 7,500 और 36,500 ऐड करने पे क्या आएगा, वो ही आएगा 1,13,000 की अमाउंट। तो देखो जब नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, आप देखो दोनों साइड्स इक्वल है इसकी, ठीक है। इस वजह से ये अकाउंट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा और कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो इस अकाउंट का CR बैलेंस है ना ही DR बैलेंस है। तो जब ना तो प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, इसलिए पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। अब देखो इस कंडीशन में आप एक चीज ध्यान दो, DR साइड में जो असेट्स के ट्रांसफर की एंट्री की थी, इन तीनों की स्टॉक, डेप्टर और फिक्स असेट्स, इन तीनों की जो अमाउंट है ये 7500, 21,000 और 36,500, इन तीनों का जो टोटल है वो टोटल देखो इन तीनों के टोटल के इक्वल होगा, जो असेट्स को सेल करने पे जो अमाउंट रिसीव हुई है उसके। क्यों? क्योंकि जिस अमाउंट पे बैलेंस शीट में शो की गई है उसी अमाउंट पे आप सेल कर रहे हो, तो ये दोनों का टोटल क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरीके से आप एक चीज देखो, जो ये क्रेडिटर के 48,000 ट्रांसफर किए थे इसमें, ठीक है, ये अमाउंट और एक्चुअल में जो पेमेंट किया था ये 48,000 का एक्चुअल का पेमेंट, ये दोनों अमाउंट इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि जितने भी क्रेडिटर्स हैं या जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है उनको उतना ही पेमेंट किया जा रहा है जितना कि बैलेंस शीट में शो किया हुआ है। तो इस वजह से देखो क्या होगा, इस वजह से ऐसा होगा कि ये जो असेट्स है जो आपने ट्रांसफर किए ये इक्वल होगी उनको बेचने पे जो अमाउंट ये रिसीव हो रही है CR साइड, इस अमाउंट की हमेशा ही इक्वल होगी। ठीक इसी तरीके से जितनी भी लाइबिलिटी से आप रियलाइजेशन अकाउंट में शो करोगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी को, जैसे यहाँ पर 48,000 से शो किया हुआ है, ये अमाउंट हमेशा ही इक्वल होगी किसके, इस अमाउंट के। मतलब जितना भी आप एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पेमेंट करोगे उसके, क्योंकि बुक्स में जो शो किया हुआ है एक्चुअल में जो पेमेंट हो रहा है वो सेम है। इस वजह से देखो क्या होगा, ये दोनों साइड्स हमेशा ही इक्वल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, असेट्स का टोटल और लाइबिलिटी का टोटल, ठीक है। यहाँ पर भी देखो क्या है, ये लाइबिलिटी आ गई और ये नीचे ये असेट्स आ गई, ये तीनों, ठीक है। तो दोनों साइड से सेम सी चीज आ रही है, असेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल आ रहा है और वो सेम अमाउंट से हो रहा है। तो इस वजह से क्या होगी, ये दोनों साइड्स इक्वल रहती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप असेट्स को उनकी बुक वैल्यू पे ही सेल करते हो और लाइबिलिटीज का उनको उनकी बुक वैल्यू पे ही पेमेंट करते हो, तो उस वजह से क्या होता है, दोनों साइड्स में असेट्स प्लस लाइबिलिटीज होती है, ठीक है। ये असेट्स का टोटल, लाइबिलिटीज का टोटल, दोनों का आप टोटल कर दो, ये अमाउंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहाँ पर ये CR साइड में ये लाइबिलिटीज का टोटल और ये यहाँ पर ये असेट्स का टोटल, दोनों का आप टोटल कर दो, तो आप सेम अमाउंट से ऐड कर रहे हो, इसी वजह से दोनों साइड्स हमेशा ही इक्वल होगी। अब देखो दूसरी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, प्रॉफिट वाली कंडीशन। अब सपोज करो यहाँ पर जो ये सब मैंने पहले बताया ना वो वैसा ही अज्यूम करेंगे, मतलब ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये नहीं हुआ है और ये प्रोविजन का ये भी एंट्री नहीं करनी है, मतलब जैसे मैंने आपको डेटा बताया बिल्कुल वैसा ही कंसीडर करना है। सिर्फ एक ही चेंज है और वो चेंज क्या है कि फिक्स असेट्स को सेल करने पे जो अमाउंट रिसीव हुई वो 36,500 की नहीं है, बल्कि आप मानो ये 40,500 की है। तो देखो जैसा कि देखने से ही पता चल रहा है कि हम अगर किसी असेट्स को जितनी वैल्यू से बुक में शो किया हुआ है अगर उससे ज़्यादा पे सेल करेंगे तो ऑफकोर्स ये प्रॉफिट हुआ है,
ये तो देखने से ही पता चल रहा है। और प्रॉफिट कितने का हुआ है भाई, ये 4500 का प्रॉफिट हुआ है। तो जैसे अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ 4000, जैसे कि 4500 से ये इंक्रीज हो जाएगी फिक्स असेट्स, और उस वजह से क्या होगा, जो ये सीआर साइड का टोटल 1,13,000 नहीं आएगा टोटल करने पे, इसकी जो वैल्यू होगी वो 4500 से क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब अब सीआर साइड का जो टोटल होगा वो 1,17,500 का होगा, ठीक है। और ये 4500 की जो अमाउंट होगी ये पार्टनर्स में, फिर देखो ये ट्रांसफर की एंट्री की जाएगी, ये 4500 की अमाउंट पार्टनर्स में जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और जब ये 4500 की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी तो यहाँ पर जो दोनों का जो टोटल आएगा वो टोटल जो होगा 4500 का आएगा। और उस वजह से क्या होगा, जो इसके डीआर साइड का टोटल होगा वो टोटल भी देखो 4500 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी डीआर साइड की टोटल वैल्यू वो भी सेम हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगी 1,17,500 की। इस तरीके से दोनों साइड्स क्या होगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक। देखो इसी तरीके से क्या होता है, अगर किसी लाइबिलिटी को आप अगर कम पेमेंट कर रहे हो वो भी तो प्रॉफिट ही है। जैसे कि क्रेडिटर क्या है, 48,000 के बैलेंस शीट में शो किए हुए, लेकिन अगर इनको पेमेंट 48,000 के बजाय सपोज करो 40,000 का पेमेंट किया जाए, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से डीआर साइड में जो ये 48,000 की अमाउंट है ये नहीं आएगी, इस 48,000 की जगह 40,000 की अमाउंट आएगी। और इस वजह से क्या होगा, जब ये टोटल जो आएगा डीआर साइड का जो टोटल होगा वो 1,13,000 नहीं होगा, बल्कि ये जो होगा इसमें 8,000 लेस और हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब जो सीआर साइड होगा वो 8,000, सीआर साइड का जो इसका बैलेंस होगा इस कंडीशन में वो 8,000 का सीआर बैलेंस होगा। और जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया कि सीआर बैलेंस प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, तो ये प्रॉफिट क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस 8,000 की एंट्री यहाँ डीआर साइड की जाएगी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की, और ये 8,000 यहाँ आएगा, इधर लिखा जाएगा। तो जो 8,000 कम हुआ था वो देखो इस ट्रांसफर की एंट्री की वजह से 8,000 से इंक्रीज हो जाएगा, और अब जो इसका टोटल होगा वो 1,13,000 का हो जाएगा। इस तरीके से दोनों साइड्स इक्वल हो जाएगी। अब देखो मैं आपको लॉस की कंडीशन बताता हूँ, लॉस होने की कंडीशन में क्या होता है। सपोज करो जैसे कि ये फिक्स असेट्स को सेल कितने में माना था अपन ने, 36,500। देखो डेटा वही लिया है मैंने, वही माना है जो शुरुआत से अपन अज्यूम कर रहे हैं। तो फिक्स असेट जैसे 36,500 में सेल किया। अब सपोज करो इसको 36,500 में सेल नहीं करते हैं, इसको जो सेल करते हैं 31,500 में सेल करते हैं, मतलब बैलेंस शीट में जितनी भी अमाउंट से आपने शो किया था उससे कम अमाउंट पे सेल कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये तो लॉस हो गया। तो इस वजह से देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट का सीआर का जो टोटल 1,13,000 नहीं आएगा, बल्कि ये आएगा 1,09,000 आएगा, ठीक है। जबकि जो इसका डीआर साइड है, डीआर साइड में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो इस वजह से जो इसके डीआर साइड का टोटल रहेगा वो तो वही रहेगा 1,13,000 का। तो इसका डीआर साइड ज्यादा होगा, कितने से, 5,000 से ज्यादा होगा, सीधी सी बात इस तरीके से, मतलब इसका डीआर बैलेंस है 5,000 से। ये लॉस को इंडिकेट करता है और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में, इसलिए जो ट्रांसफर की एंट्री होगी वो देखो यहाँ सीआर साइड में की जाएगी इस रियलाइजेशन अकाउंट की, जिसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और कितनी अमाउंट से होगी, ये 5,000 की अमाउंट से हो जाएगी। तो जैसे 5,000 की ये ट्रांसफर की एंट्री सीआर साइड करेंगे तो उस वजह से क्या होगा, इस सीआर साइड का टोटल 1,09,000 से इंक्रीज होकर के वापिस 1,13,000 हो जाएगा। और इस तरीके से क्या होगी, ये रियलाइजेशन अकाउंट के दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे, जिससे ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो देखो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्चुअल में किस तरीके से प्रॉफिट या लॉस को इंडिकेट करता है। देखो कुछ स्टूडेंट को इस तरीके से लगता है कि मैं वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा बना रहा हूँ, तो देखो ऐसा नहीं है, कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर समझ के पढ़ोगे तो बहुत सी चीज़ें समझ में आएगी, और आपको किसी भी तरीके से घुमा करके अगर क्वेश्चन आएगा तो आप 100% उसको सोल्व कर पाओगे, क्योंकि आपने जो कंसेप्ट है वो क्लियर की है, आपने रटा नहीं है, आपने उसको समझा है। तो यहाँ पर देखो क्या बात समझ में आई, अगर असेट्स को उनको उतनी ही अमाउंट पे बेचा जाए जितनी अमाउंट पे आपने बैलेंस शीट में शो किया हुआ है, और लाइबिलिटीज का उतना ही पेमेंट किया जाए जितना कि आपने बैलेंस शीट में शो किया हुआ है, तो उस केस में ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, मतलब कोई ट्रांसफर की एंट्री होगी नहीं इस रियलाइजेशन अकाउंट में।
दूसरी कंडीशन, प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट तब होगा जब आप किसी असेट्स को आप उसकी बुक वैल्यू से, मतलब जिस भी वैल्यू से आपने बैलेंस शीट में शो किया हुआ है, अगर उससे ज़्यादा की वैल्यू पे अगर आप सेल करते हो तो प्रॉफिट होगा। या प्रॉफिट कब होगा? जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आपने बैलेंस शीट में शो की हुई है उनमें से कुछ या सभी को आप कम का पेमेंट करते हो तो वो प्रॉफिट होगा। तो ये दोनों प्रॉफिट होते हैं। अब लॉस कब होगा? लॉस तब होगा जब आप किसी असेट्स को जिस भी अमाउंट से आपने बैलेंस शीट में शो किया हुआ है उससे कम की अमाउंट पे अगर आप सेल करते हो तब लॉस होगा। या फिर जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है उस लाइबिलिटी का पेमेंट आप बैलेंस शीट में जितनी भी अमाउंट से उस एक्सटर्नल लाइबिलिटी को शो किया हुआ है, अगर उससे ज़्यादा की अमाउंट का अगर आप उसे एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हो तो वो लॉस होगा। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रॉफिट है, कौन सा लॉस है और कौन सा नो प्रॉफिट नो लॉस है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।